Hey everyone, I hope you all are doing good. So start. जी मुंजो सोनो साइन थी भी आज ब्लॉग कट. As you can see in my background कि कितना साफ सुथरा है और कितनी साफ सुथरी रहती हूँ मैं. There must be something going on. So मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया भी था कि we are moving. So इसी वजह से ये सारी पैकिंग वगैरह मैंने की हुई है. So हम कहाँ जा रहे हैं? न्यू सिटी में जा रहे हैं, न्यू कंट्री में जा रहे हैं या न्यू घर में? So it's time to disclose that, and that is we are moving to our home. Yes. हमने अपना एक घर लिया था. अभी नहीं लिया, काफी पहले. It's been like 1.5 year back. So हमने घर लिया था रहने के लिए, लेकिन कुछ हमारी इश्यूज ऐसे बन गए कि हम उसमें मूव ना हो सके इमीडिएट बेसिस पे. सो हम इसी घर में रहे. वो हमने घर अपना दे दिया रेंट पर. आई एम कम एंड स्टैंड हियर. सो अब इंशाल्लाह हमारा यही प्लान है कि फाइनल हो चुका है. आज हम लोग उसी घर में जा रहे हैं और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो भी घरों पर है. कनाडा में घर कैसे होते हैं, क्या होता है, किस तरह परचेज करते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है. यू वांट पिंक वन? ओके. सो हम लोग मेनली घरों पर ही बात करेंगे. बाजी तो हो गई हैं बिज़ी, तो मजबूरन हमें ही आना पड़ेगा इनकी हेल्प के लिए, जो कि हम आ गए हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग यूनिट वी सी इन कनाडा. तो बेसिकली यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग यूनिट्स और अकोमोडेशन यू कैन से हमें नज़र आती हैं. उनमें सबसे पहले आती हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, उसके बाद आते हैं कॉन्डोज़, 3rd नंबर पे आते हैं टाउन होम्स और 4th नंबर पे आते हैं सेमी डिटैच्ड होम एंड लास्ट में आते हैं डिटैच्ड होम्स. अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड कॉन्डो बिल्डिंग बाहर से तो एक जैसी नज़र आती हैं, बट इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी. 90% ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स कनाडा में रेंटल्स होती हैं. इट मीन्स यू कैन नॉट परचेज अ यूनिट इन दैट बिल्डिंग, बट आप सिर्फ रेंट कर सकते हैं. जबकि कॉन्डो बिल्डिंग में आप कॉन्डो ख़रीदते हैं एंड ओन करते हैं जस्ट लाइक एज योर होम. जो दूसरा डिफरेंस मैंने नोट किया वो ये था कि अपार्टमेंट बिल्डिंग में लॉन्ड्री जो होती है, जिसमें आते हैं वॉशर एंड ड्रायर, आपकी यूनिट में नहीं होती, वो कॉमन होती है दूसरे लोगों के साथ. जबकि कॉन्डो में आपका वॉशर एंड ड्रायर आपके यूनिट के अंदर ही फिक्स होता है और वो आपका पर्सनल प्राइवेट होता है, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते. तो उसके बाद आ जाते हैं टाउन होम्स. एक बिल्डिंग को 2 to 3 या 3 to 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उनको टाउन होम्स कहते हैं. ये सिंगल स्टोरी भी होते हैं, डबल स्टोरी भी होते हैं, 3 स्टोरीज़ भी मैंने देखे हैं, बिल्कुल होते हैं. उसके बाद आ जाते हैं सेमी डिटैच्ड होम्स. उन 2 घरों को सेमी डिटैच्ड होम कहा जाता है जिनकी दरमियान बीच की वॉल कॉमन होती है और जो आउटर साइड से वो इंडिपेंडेंट होते हैं. उसके बाद आ जाते हैं डिटैच्ड होम्स. डिटैच्ड होम वो इंडिपेंडेंट होम हैं जिनकी कोई वॉल किसी घर के साथ कॉमन नहीं होती, वो टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं. आई गेस थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, बाकी आपको आगे समझ आएगा. Hi from our car. Hello Aima. Hi. Maz Hello. and Mani. Say hi, Mom. Hi. So yes, ये हैं बिलाल. So we are going to our home to take possession today. So आप भी हमारे साथ चलें, चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए. और हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमने बिलाल को भी बिठाया हुआ है, क्योंकि हमेशा हर चीज़ में हम एक्सपर्ट ओपिनियन इन्हीं से लेते हैं. ये बिलाल, व्हाट डू यू थिंक, घर कनाडा में आके कब लेना चाहिए? व्हाट डू यू से? प्लीज इग्नोर आवर पर्दा. कनाडा में आपको घर आकर उस वक्त लेना चाहिए जब आपके पास एक तो घर की डाउन पेमेंट हो और दूसरा आपके पास एटलीस्ट आई वुड से 5 से 6 महीने की सेविंग हो, जो कि आप ऑन टॉप ऑफ योर डाउन पेमेंट आप सस्टेन करने के लिए ड्यू टू सम आप
आपकी जॉब चली जाए या कोई आपकी ऊपर हार्डशिप आ जाए या कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए, सो आपके पास वो रिज़र्व होना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जो मैंने नोट की है चीज़ वो ये है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, बट स्पेशली जिस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें जॉब की जो सिचुएशन है स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। सो ऑल द मोर रीज़न आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास एक तो डाउन पेमेंट हो और ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास 5 से 6 महीने का सस्टेनेंस के लिए रिज़र्व हो। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जब आप घर लें तो बहुत ज़्यादा लंबी छलांग मत लगाएं। जब आप इधर घर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका में, आप अपनी रेंज देखकर अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाएं। क्योंकि होता ये है कि बेसिकली जब आप अपने रियल्टर के साथ एंगेज हुए होते हैं और वो आपको घर दिखा रहा होता है तो थोड़े प्राइस डिफरेंस के साथ फिलहाल रियल्टर की आपने बात नहीं बताई, रियल्टर से शुरू करें। वेल रियल्टर से मैं यही कहूँगा कि रियल्टर देख के पिक करें। यस, कोशिश ना करें कि मतलब आपको कोई अभी देसी रियल्टर या कोई इस तरह का हो। आप ये देखें कि यहाँ पे मार्केट में फर्स्ट चीज पहले बताएंगे, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस इन नेक्स्ट 6 months, सो पहले 3 महीने आपको रियल्टर को अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद जाकर आपके पास साइट्स अवेलेबल हैं, ओपन हाउस होते हैं यहाँ पर। Exactly. आप संडे सैटरडे को वहाँ पर जाएं, जाके घर अंदर से देखें। और क्योंकि यहाँ पर रियल्टर्स का सबसे बड़ा इशू जो हमें फेस करना पड़ा वो ये था कि वंस आप उनको गलती से कांटेक्ट कर लें, उसके बाद वो लीच की तरीके से आपका ब्लड सक करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स कि वो जो घर आप प्लान करेंगे आप 6 months के बाद लेंगे, वो आपको महीने में, उनका ये होता है कि उनकी परचेज होनी चाहिए, आपका फायदा होना। देखिए रियल एस्टेट बिजनेस कमीशन पे चलता है, तो अगर वो आपसे सेल करवाएंगे या आपको परचेज करवा के देंगे तो ही उनके पैसे बनेंगे। सो आपको अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना है। अगर आपने घर 6 महीने के बाद लेना है तो आपको 6 महीने पहले रियल एस्टेट एजेंट के साथ एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे काफ़ी सारे फॉर्म्स भी साइन कराते हैं कि जी फिर आप हमारे अलावा किसी और के साथ एंगेज नहीं होंगे और जब आप ऑफ़र डालेंगे तो हमारे थ्रू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। तो पहले जिस तरह ये आपको देखना चाहिए कि घर आप पहले जाके उस एरिया को जाके एनालाइज करें, आप उसके ऊपर रिसर्च करें, वहाँ के स्कूल्स आप देखें बच्चों के, अगर आपके बच्चे छोटे हैं। नेबरहुड में यहाँ पे स्कूल्स की रेटिंग्स होती हैं जो कि आप जाके देख सकते हैं कि कौन से स्कूल की क्या रेटिंग है। और ये सारी चीज़ें आपको फैक्टर इन करनी पड़ेंगी अपने डिसीजन में, क्योंकि अगर आपने घर लेना है तो घर जब आप लेते हैं तो लॉन्ग टर्म आपकी एक आप कह लें कि आपका डिसीजन होना चाहिए रहने का, जो कि मेरे केस में नहीं है, लेकिन आपका होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आप जब भी घर लें सोच समझ के लें और अपनी चादर के मुताबिक मत पाँव फैलाएं, और मत पाँव फैलाएं, चादर के मुताबिक पाँव फैलाएं, मतलब उसके बाहर न जाएं। और जो कि हम हमेशा चले जाते हैं। वो देयर इज एक मैं एग्जांपल देती हूँ, जब भी बिलाल मुझे घर से बता के जाते हैं कि हमारी रेंज ये है, मतलब इस घर को लेने से पहले बिलाल ने मुझे बताया था कि तुमने 650 से ऊपर नहीं जाना। रियल्टर हमारे साथ थे, तो 1-2 घर दिखाने के बाद रियल्टर खुद भी जानना चाहते हैं कि इनकी रेंज क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, ये घर लेना भी चाहते हैं या सिर्फ मजाक कर रहे हैं। और हमेशा रियल्टर्स को 1-2 मीटिंग्स के बाद पता चल जाता है कि घरों में ऑल्दो बिलाल अल्मास का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि सीधी सी बात है कैसा चाहिए क्या चाहिए वो मतलब मैंने ही मतलब करना होता है। तो हमेशा जब ये क्वेश्चन आता है कि आपकी रेंज क्या है, जो कि ऑलरेडी बिलाल मुझे बता चुके होते हैं, तो बिलाल आपने जब मुझे 650 बताई थी तो मैंने क्या रियल्टर को बताया था? आपने उनको बताया था 7 से 750 तक भाई हम ले सकते हैं। तो मैं इसकी शक्ल देख रहा था कि इसने ये रेंज $1,00,000 जो है वो रेज किस तरह कर दी बगैर मुझसे पूछे हुए। बहरहाल मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन ये रियल्टर्स जिस तरह ये कह रही हैं ये लीच की तरह होते हैं, ये इतने एग्रेसिव होते हैं जब आप इनको, और स्पेशली अगर आप किसी देसी रियल्टर के हत्थे चढ़ जाएं और वो भी पाकिस्तानी के, तो वो तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपकी ज़िंदगी जो है वो
ख़राब कर देगा। सुबह शाम आपको फ़ोन करेगा, और उसको अगर ये पता चल जाए कि ये एक प्रोफेशनल है और ये हाँ। इसकी फील्ड जो है वो परमानेंट, यहाँ पे आपकी सैलरी मतलब परमानेंट जॉब है। हाँ। यहाँ पे नॉर्मली यस, आपने अच्छी वैसे फिलहाल बात डिस्कस की। हम मॉर्गेजेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे घर जैसे हमारे बैक होम में ये होता है कि जब तक हमारे पास पूरे पैसे हैं, आई मीन वहाँ पे लोन या मॉर्गेज का सिस्टम नहीं है। सो वहाँ पे ये होता है कि जब तक आपके पास पूरे पैसे हैं देन यू कैन परचेज अ होम। बट यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसे है कि यहाँ पे यंग लोग, मतलब आपके पास ये है कि परमानेंट जॉब होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए। आप सिर्फ 10 to 20% डाउन पेमेंट देते हैं, बाकी 25 to 30 ईयर्स आप मॉर्गेज घर की देते हैं। सो यस, मॉर्गेजेस आप बैंक से लेते हैं, बैंक लोन्स देती हैं। सो किस किस्म की बैंक से बिलाल, व्हाट डू यू रिकमेंड के लोन मतलब कहाँ से मिल सकता है और कहाँ से लेना जब आप चाहिए? मॉर्गेज लेने जाएं, अगर तो आपकी जॉब परमानेंट है और आपके पास एक फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम आ रही है ओवर द लास्ट कपल ईयर्स, अगर आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा रिसर्च कर लें। बट कनाडा में कुछ लेंडर्स होते हैं जिस तरह के RBC है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है, TD बैंक है, CIBC है। इन बैंक्स को कैट ए लेंडर्स कहा जाता है। सो ये वो बैंक्स हैं जो कि आपको जो है मॉर्गेज आपको, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि वो अच्छे रेट्स पे देंगे, बट ये है कि इनकी ये कैट ए लेंडर्स कहलाते हैं। ये आपको इसके लिए आपको कोई एक्सप्लॉयटेशन आपकी नहीं होगी। जो मार्केट में एक कंपटीशन चल रहा है उस लिहाज से वो आपको तो आपको एक्सप्लॉइट कौन करता है ये बताएंगे? एक्सप्लॉइट आपको वो करते हैं जो प्राइवेट लेंडर्स होते हैं। अब लेट्स से अगर आपकी इनकम जो है वो उतनी नहीं है जो कि एक मॉर्गेज के लिए जब वो आपके रेशोज़ वगैरह कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये बिक्री होती है। बट एनीवेज, अगर आपकी जॉब लेट्स से परमानेंट नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर आपको जो कैट ए लेंडर्स हैं वो रिलक्टेंट होते हैं आपको मॉर्गेज देने में। तो उसके लिए फिर जो क्वालिफ़िकेशन आपकी जो होती है वो काफ़ी मल्टीपल्स में जाके और वो उसमें होती है। तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ता है कि कोई प्राइवेट लेंडर आप ढूंढते हैं। तो उसके लिए फिर उसमें आपकी काफ़ी आर्म ट्विस्टिंग होने का खदशा होता है। वो रेट्स भी आपको कंपैटिटिव नहीं मिलते, और दूसरा ये है कि अगर गॉड फॉरबिड जिस तरह भी ये कोरोना की सिचुएशन आ गई आपके सामने, तो उसमें ये बैंक्स आपको फैसिलिटी दे रहे थे, ये कैट ए लेंडर्स जो हैं, कि भाई आपको 6 महीने तक की मॉर्गेज आपकी डिफ़र हो सकती है। तो प्राइवेट लेंडर्स में ऑब्वियसली इस तरह का जहाँ तक मुझे पता है ये नहीं होगा। तो आप कोशिश करेंगे कैट ए लेंडर से लें, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, अगर आपकी जॉब परमानेंट नहीं है, तो फिर आपको किसी प्राइवेट लेंडर के थ्रू भी जो कैट बी लेंडर्स होंगे जो आपको कनाडा और बैक होम के घरों में डिफरेंस लगेगा वो ये कि यहाँ पर हम घरों में जूते नहीं अंदर लेके जाते। पहली चीज़ जो मुझे इस घर की अच्छी लगी थी वो इसकी एंट्रेंस, तो आपको पता ही है, लेकिन 2 रूट्स हैं। आई मीन दिस इज फॉर्मल सिटिंग एंड डाइनिंग एरिया। सो नॉर्मली जो मेरा पिछला घर था उसमें यह था कि वहीं से गुजर के आप अंदर लाउंज में जाते थे, जो मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। सो मेरे लिए हमेशा ये होता था कि मतलब आते जाते वो हमेशा कुछ ना कुछ करके जाते थे, तो हमेशा मुझे फॉर्मल एरिया भी क्लीन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ये द गुड थिंग इज दैट कि इसकी एंट्रेंस ही सेपरेट है, तो इधर मुझे सफाई हफ्ते में मैक्सिमम 1 ही दफ़ा करनी पड़ेगी। रोज़ मुझे पोछे नहीं लगाने पड़ेंगे, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। So yes, this is formal sitting area and this is dining. तो ड्राइंग डाइनिंग तो आपने देख लिया, तो आ जाए फिर अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस पे यहाँ पर हमेशा एक वॉक इन क्लोजेट होती है।
वॉक इन हो या वैसे ही हो, एक हमेशा क्लोजेट होती है जिसको हम, ये नॉर्मली हर कॉन्डो हर घर में मिलेगी। वो इसलिए बनाई जाती है बिकॉज ऑफ यहाँ का वेदर एक्सट्रीम होता है और हर किसी ने जैकेट पहनी होती है। इवन गेस्ट भी आपके पास आते हैं तो वो जैकेट पहन कर आते हैं, तो हमेशा आपकी विंटर जैकेट्स यहाँ पे हैंग होती हैं। एंड देन यू कैन कम हियर, दिस इज लॉन्ड्री Annie, see this one. एंड लॉन्ड्री के इस तरफ गिराज। She is. इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउस जो कि डिफरेंट होता है बैक होम से, वो होती है यहाँ की बेसमेंट। यहाँ पर हर घर में बेसमेंट होती है। नॉर्मली जो नए घर होते हैं उसमें अनफिनिश्ड होती है और लोग उन्हें बाद में फिनिश कराते हैं या आप कंपनी से, बिल्डर से खुद भी करा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ बेसमेंट के क्या क्या फायदे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, हर आपने इमिग्रेंट्स की वीडियोस देखी होंगी, बेसमेंट लोग फिनिश करा के खुद भी रहते हैं, अदरवाइज ये लोग रेंट आउट भी की जाती हैं यहाँ पे बेसमेंट। लेकिन रेंट आउट करने के लिए आपकी बेसमेंट का लीगल होना जरूरी है। कि लीगल का मतलब है ये डॉक्यूमेंट है कि इट इज सेफ टू रेंट आउट दिस प्लेस। Where's the lights? लेट मी सी, इट्स हियर। Oh, right there. सो दिस इज बेसमेंट। नॉर्मली हमारी अनफिनिश्ड है, जो कि हम अभी इस साल तो नहीं प्लान कर रहे इसको फिनिश करने का, और ना ही हमारा रेंट आउट करने का है। रेंट आउट में अभी जब तक मेरे बच्चे छोटे मैं वैसे ही नहीं कर सकती, और वैसे भी ये लीगल अभी नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे शोर बहुत करते हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई बंदा मेरी वजह से या मेरे बच्चों की, It's a tunnel. उनकी वजह से, शोर की वजह से डिस्टर्ब हो। सो यस, बट बेसमेंट इज बैक, यू कैन शो। Tunnel, look, tunnel. द किचन के साथ एक इनफॉर्मल डाइनिंग एरिया, और दिस इज लाउंज। एंड दिस इज माय बैकयार्ड जो कि बहुत स्टीप है। आप लोग को जलाने के लिए, वैसे ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बैक होम के लिए, लेकिन यहाँ पे हर घर में डिश वॉशर होता है और मैं उसको यूज़ भी रोज़ करती हूँ बिकॉज मैं खुद बर्तन नहीं धो सकती हाथ से साफ। सो यस, आते जाइए, ऊपर आप लेके चलते हैं। इस घर में काफ़ी चेंजेस हैं जो कि मैंने आगे जाके करनी है और मेरा प्लान है आगे करने का। Go back there, hold my hand. Hold my hand, Mama. या सो ऊपर 4 बेडरूम्स हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी थी बिकॉज हमारे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। बट इन एडिशन टू 4 bedrooms there is also a little informal lounge here, so which I love about this place कि बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ के अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं है नीचे गेस्ट आए हों तो गंदा सिर्फ ये एरिया हो, क्योंकि हमारे देसियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि घर गंदा लगना नहीं चाहिए अंदर से, चाहे हम जितने भी गंदे हो, आई मीन हमारी नेचर कितनी भी गंदी हो, लेकिन दिखावा हमें साफ करना ज़रूरी है। ऑल्दो आई एम नॉट लाइक दैट। सो दिस इज, ये किसका, मानिका के माज का, दैट्स माज रूम। कम एंड शो मी, कम हियर। ये इन जनाब का कमरा है जो कि आपको 1 साल के बाद दिखाएंगे कि इस कमरे की हालत कैसी होती है, फिर आप इनकी सफाई देखिएगा माशाल्लाह से। और ये रूम जो है ये मेरे बड़े बेटे महत का रूम है। The thing I like about this room is light, big windows. ये घर लेते वक्त मुझे हमेशा से वो दिमाग में रहता था कि विंडोज बड़ी होनी चाहिए। So you can come here.
दिस इज गेस्ट रूम और पापा's ऑफिस। आजकल वैसे ये गेस्ट रूम है, लेकिन आजकल बिलाल का ऑफिस बनाएंगे क्योंकि बिलाल इज वर्किंग फ्रॉम होम, तो इनको मैं अपने कमरे में तो रख नहीं सकती, सीधी सी बात है। सो हम उनको ये कमरा डोनेट कर देंगे। We forgot the walls. Yeah, we are going to put beautiful things on the walls like paintings and some decorative items. What do you say? Toy basket. Yes. So this is master bedroom. And this is mine. और ये मेरी मुझे exactly हमेशा से था कि बड़ा बेडरूम होना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में मैं इसको बेडरूम के साथ साथ एक सिटिंग एरिया भी यहाँ पे करना चाहती थी देखो, जो कि यहाँ पे इंशाल्लाह we will put LED here and some sitting arrangement. But look at your closet. It's so big. Yeah, my closets are walk-in closet. These are the walk-in closet. So we have. यहाँ पे जब मेरी और बिलाल की लड़ाई हो जाएगी तो हम बिलाल को यहाँ पे पिस्तल लगा दिया करेंगे। अगर वो छोटी इंटेंसिटी की लड़ाई हुई, जब ज्यादा होगी तो वो घर से बाहर होंगे इंशाल्लाह। आ जाएंगे। So we are almost done, but I want to show you the beautiful part of my house जो कि मुझे बहुत पसंद आया था लेते वक्त। वो था यहाँ का, यहाँ की बालकनी। house in this long Oh wow! with the This is जैसे मैंने आपको बताया था, ये घर हमने अभी परचेज़ नहीं किया, ये हमने काफ़ी पहले परचेज़ किया था, पर हम इधर मूव नहीं हुए। इधर मूव करने का रीज़न क्या था? इसका रीज़न था एक चाय का कप। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो एक चाय का कप कैसे था। जैसे ही हमने ये घर परचेज़ किया उसके बाद बिलाल की जॉब चेंज हो गई, बिलाल ने जॉब स्विच कर ली और बिलाल के ऑफिस का डिस्टेंस इस घर से ज़्यादा आ रहा था। इट वाज लाइक मोर देन 100 किलोमीटर्स वन वे। बिलाल जैसे उनके यहाँ के काम टफ होते हैं, वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो वो ऑफिस से निकलते निकलते घर तक पहुँचते पहुँचते उनको बज जाने थे रात के 9 साढ़े 9। तो वो हमारी शाम की चाय मिस हो रही थी साथ, और शाम की चाय के बाद वॉक। तो क्योंकि वो डायरेक्टली आते तो उसके बाद हम डिनर ही करते। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 1 कप ऑफ टी मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने कहा नहीं, आई विल लिव इन अ प्लेस जो ऑफिस से करीब हो, और जैसे ही वो शाम को आए वी कैन हैव अ कप, वी कैन हैव टी टुगेदर एंड उसके बाद वी कैन गो आउट फॉर सम एक्टिविटी, बच्चों को एक्टिविटी पे ले जा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये चार दीवारी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। घर है नहीं घर है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट आपके लिए होती है आपकी फैमिली। अपनी खुशियाँ अपने रिश्तों में तलाश करें, ना कि आर्टिफिशियल मटीरियलिस्टिक चीज़ों में। सो बाय बाय फ्रॉम मी, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें।